हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। यह बीटीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 229 और ये एपिसोड एकदम खतरनाक लेवल का होने वाला है क्योंकि इसमें जावा एम्पायर की सबसे बड़ी बैटल शुरू होने वाली है जिसमें हमारा ठरकी जान सबकी बैंड बजाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो हम रिकैप को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान पहुंचता है मास्टर येलाओ के पास जिन्होंने वर्म होल को कम्प्लीट कर दिया था। जब जियान पूछता है टीचर कि ये वर्म होल यूज करने के लिए रेडी है, ये सुन के येलाओ अपने सिर को लाते हैं। वो कहते हैं वल्ली मैंने वर्म होल को क्रिएट कर दिया हो लेकिन ये अभी स्टेबल नहीं है, तो मैं 2-3 दिन का वेट करना होगा। तब तक हम ढूंढते हैं हेल्पर्स को क्योंकि जिस जगह पे तुम जाने वाले हो सकता है होलोसोल ने अपने एक्सपर्ट्स को छिपा के रखा हो। इस वजह से तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। ये अलावा बताते हैं कि उन्होंने पहले से ही हेल्पर्स को इनवाइट करने का इन्विटेशन इशू कर दिया है। इन्विटेशन के हिसाब से सिर्फ 2 क्लास के एक्सपर्ट्स ही सिलेक्ट करे जाएंगे। हमारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद इनमें से हर एक एक्सपर्ट को 3 टी रेट की मेडिसिन पिल मिलेंगी। कुछ इसी तरीके से 3 दिन निकल जाते हैं। जियान फाइनली विटनेस करता है कि मास्टर येलो की गैदरिंग एबिलिटी कितनी टेरिफाइंग है। वैसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं लेकिन इन सभी में मास्टर येलो 20 लोगों को चुनते हैं। इन 20 एक्सपर्ट्स में जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो भी 3 स्टार 2 जोन तक पहुंच चुकी थी। साथ में ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के 10 गेस्ट एल्डर भी जियान के साथ जाते हैं। इस तरीके से जियान की टोली हो गई थी 30 से ज्यादा की और ये सभी 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स हैं। जब ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिए रवाना होते हैं हमें सीन दिखाया जाता है जामा एम्पायर का। अभी पूरी याना लाइंस को संभाल रही होती है क्वीन मेडुसा। पिछले पार्ट में हमारी लिटिल शाओ भी दिखी थी। उस प्रोफाउंड लाइंस एक्ट की वजह से अब याना लाइंस की 1/3 टेरिटरी ऑलरेडी कम हो चुकी है। याना लाइंस के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में होते हैं। सीन वापस से जियान की तरफ शिफ्ट होता है। जियान नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पहुंच जाता है। तभी 10 गेस्ट एल्डर्स में से एक व्हाइट रोब रोडमैन बाहर आता है जिसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की अच्छी जानकारी थी। वो जियान को बताता है कि वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के नॉर्दर्न पार्ट में है और ये टेरिटरी प्रोफाउंड लाइंस एक्ट को बिलोंग करती है। जिसके बाद जियान कुछ प्रोफाउंड लाइंस एक्ट के एक्सपर्ट्स को कैप्चर करता है जिनसे जानकारी इकट्ठी करी जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि अभी की याना लाइंस की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है। इस समय याना लाइंस की पूरी फोर्सेस मिस्टीरियस येलो स्काई फोर्ट्रेस पर लोकेटेड है और प्रोफाउंड लाइंस एक्ट की आर्मी इस फोर्ट्रेस के ऊपर हमला करने वाली है। अब क्योंकि याना लाइंस के लिए मिस्टीरियस स्काई फोर्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसके ऊपर गिव अप बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ऐसी इमरजेंसी को समझ के जियान फुल स्पीड से स्काई फोर्ट्रेस की तरफ जाने लगता है। उसे डर था कि कहीं देर न हो जाए क्योंकि अगर जानकारी के हिसाब से प्रोफाउंड लाइंस एक्ट और हॉल ऑफ सोल के सारे एक्सपर्ट्स को मिला दिया जाए तो उनके पास करीब 30 से ज्यादा डोजन्स हैं। वहीं पे याना लाइंस के डोजन्स की संख्या करीब 10 होगी। उनके लिए सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। फाइनली सीन शिफ्ट हुआ था स्काई फोर्ट्रेस की तरफ। क्वीन मेडुसा रेड आर्मर को पहन के एकदम तैयार होती है। तभी फोर्ट्रेस के सामने का ब्लैक फॉग बिखरता है। एक बहुत ही बड़ी आर्मी रिवील हुई थी। आसमान को एक डेंस ऑरा कवर करता है। ये एक भारी भरकम सा इंसान होता है जिसने एक ह्यूज सोर्ड को पकड़ के रखा था। जब उस बंदे की आंखें काइलिन के ऊपर जाती हैं उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर जाता है। वो कहता है क्वीन मेडुसा, क्या तुम ये डिसाइड कर चुकी हो कि तुम हमारे प्रोफाउंड लाइंस एक्ट के आगे सरेंडर करने वाली हो या फिर हमें तुम सबको खत्म करना होगा। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं से शुरू होता है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना वरना तुम समझदार चीजें मिस हो सकती हैं। आसमान में गूंज रही इस हंसी की आवाज को सुन के क्वीन मेडुसा की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो जेंटल तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। उसकी नजरें आसमान में इकट्ठे हुए सभी एक्सपर्ट्स को देखती हैं। अभी की सिचुएशन चाहे कितनी भी डायर हो चुकी हो लेकिन उसकी आवाज एकदम काम रहती है। काइलिन बोलती है हमारी एनालाइज में सिर्फ वॉरियर्स हैं, हमारे साइड में कायरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जितने सालों से एनालाइज को मैनेज करती आ रही है और मेडुसा पहले स्नेक ट्राइब की क्वीन थी। उसे ऐसी सिचुएशन का बिल्कुल डर नहीं लगता। आसमान में गोल्डन बालों वाला बंदा बड़े प्राउड तरीके से खड़ा हुआ होता है। उसका वो बड़ा सा गोल्डन ब्लेड अलग ही चमकता है। काइलिन के शब्दों की वजह से वो इरिटेट नहीं होता बल्कि वो तेजी से हंसने लगता है। उसकी आंखों की वो हीट और भी इंटेंस हो जाती है। सामने खड़ी वुमन का कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उसके टेस्ट के लिए उतनी सूटेबल होगी। आखिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में काइलिन का नाम कौन नहीं जानता। अगर वो आज उसे कैप्चर करके अपने पास रख पाता है तो फिर ये छोटी मोटी बैटल उसके सामने क्या चीज है। इस दुनिया में कुछ ऐसी वुमन मौजूद है जिनकी हर एक स्माइल पे वॉर शुरू हो सकते हैं। क्लियरली काइलिन उस कैटेगरी को बिलोंग करती थी। वो गोल्डन बालों वाला बंदा बोलता है मेडुसा तुम ये अच्छे से जानती होगी कि तुम्हारी एयरलाइंस फालतू में रजिस्टर कर रही है। तुम सभी की स्टैंड को देखते हुए तुम्हारा हमसे कंपेयर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब तक तुम्हारी एयरलाइंस हमारे प्रोफाउंड लाइंस एक्ट के सामने सबमिट कर देती है और तुम हमें शाओक्लन के लोगों को हैंड ओवर कर देते हो तो मैं अपनी प्रोफाउंड लाइंस एक्ट की चीफ पोजीशन को यूज करके ये गारंटी करता हूँ कि एयरलाइंस का कोई भी मेंबर इंजर्ड नहीं होगा। काइलिन की आईसी कोड नजरें इस बंदे के ऊपर बनी रहती हैं। जब इसकी बकवास बंद होती है काइलिन सॉफ्ट आईसी आवाज में बोलती है फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। काइलिन के ऑर्डर्स को सुन के कई नर्वस सी आवाजें आती हैं। सारे वॉरियर्स ऑर्डर्स को तुरंत ही एक्नॉलेज करते हैं। अचानक से फोर्ट्रेस के बाहर का आसमान ट्रेम्बल होता है। एक इनॉर्मस लाइट बैरियर पूरे फोर्ट्रेस को कवर कर लेता है। ये दोनों आर्मी के बीच में खड़ा हो गया था। काइलिन कोल्ड आवाज में कहती है आर्चर्स आप सभी रेडी हो जाओ। जैसे ही उसके मुझे शब्द बाहर आते हैं हमें तुरंत ही कई क्रीकिंग साउंड सुनाई देती है। कई 70 से 80 फुट बड़े बलिस्टास रेडी हो जाते हैं। इनके अंदर 20 फुट बड़े एरोज को प्लेस कर दिया गया था। याना लाइंस ने स्पेशल मटेरियल्स का यूज करके इन बलिस्टास और एरोज को बनाया है।
जब दूलिंग क्लास के वॉरियर्स इन्हें यूज करते हैं तो ये सामने आ रहे दो हुआ की क्लास के वॉरियर की भी जान ले सकते हैं। जब वो गोल्डन हेयर्ड मैन देखता है कि उसके इतने बड़े स्पीच का ऐसा रिस्पॉन्स आया है, उसके आईब्रोज नेट हो जाती है। जब इस गोल्डन हेयर्ड मैन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा होता है, पीछे से एक सिनेस्टर सी आवाज उसके कानों में एंटर करती है। वो आवाज कहती, शीटियन तुम अपनी नॉनसेंस को बंद करो। अगर तुम्हें वो औरत पसंद है तो फोर्ट्रेस पे कब्जा करने के बाद हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। अगर तुम्हारी वजह से शाओ क्लैन के लोग एस्केप कर लेते हैं तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आएगी। जब ये आवाज उस मिडिल एज मैन जिसका नाम शीटियन होता है उसके कानों में जाती है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया था। पीछे मुड़ के उसकी नजरें जाती है एक ब्लैक रोब एल्डर के ऊपर जो कि हवा में खड़ा हुआ होता है। इस एल्डर के चारों तरफ कई स्पिरिचुअल बॉडीज घूम रही होती हैं। इन सोल बॉडीज में से जो स्क्रीचिंग की आवाजें बाहर आती हैं उन्हें सुन के कई लोग चिल फील करते हैं। इस बंदे का डार्क और कोल्ड चेहरा एकदम फैमिलियर लगता है। इसे ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये तो वही 9th तियानजोन है जो कि हॉल ऑफ सोल के बंदों को लेके फॉलन स्टार आइलैंड पे हमला करने के लिए आया था। इसकी बात को सुन के शीटियन हंसने लगता है। वो कहते हैं 9th तियानजोन आप फालतू में चिंता कर रहे हो, अब की अलायंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इनकी इतनी सी स्ट्रेंथ से वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं और हमारे चंगुल से शाओ क्लैन के लोग कैसे बच पाएंगे। 9th तियानजोन इस बंदे की तरफ देख के काफी इम्पेशेंट फील करता है। वो कहता है अगर कोई भी परेशानी खड़ी होती है तो फिर तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये सामने खड़ा शीटियन बस 6 स्टार दोजों की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, लेकिन इसका गवर्नमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल का है। 9th तियानजोन के हिसाब से बंदा समझता नहीं है कि उसकी वो स्ट्रेंथ जिसके ऊपर वो प्राउड फील करता है वो 9th तियानजोन के सामने बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ये सुन के हम शीटियन को खांसते हुए देखते हैं। वो भी समझ रहा था कि 9th तियानजोन काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। वो समझ गया था कि अब कुछ भी कहना बिल्कुल वेस्ट होगा। तुरंत ही उसकी नजरें जाती है सामने के फोर्ट्रेस की तरफ। एक मोमेंट के बाद उसका सर ऊपर उठता है, उसकी तेज आवाज आसमान में गूंजती है। वो कहते हैं मेडुसा मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था, लेकिन अगर तुम इसका फायदा नहीं उठाना चाहती तो फिर कोई बात नहीं, आर्मी अटैक। शीटियन की लाउड आवाज को सुन के उसके पीछे की भयानक सी आर्मी मूव करना शुरू कर देती है। हमें सभी वॉरियर्स की अर्शेकिंग क्राई सुनाई देती है। ये पूरी जगह कांप गई थी। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की आर्मी जो कि किलिंग इंटेंट के साथ फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ रही होती है, ऐसे डेंस किलिंग इंटेंट की वजह से आसमान के क्लाउड्स भी चढ़ने होने लगते हैं। आसमान में फैले इस मर्डर सॉरी को सेंस करके फोर्ट्रेस के ऊपर इकट्ठे हुए लोगों के एक्सप्रेशंस काफी ग्रेव हो जाते हैं। उनके हाथ जो कि वेपन्स के ऊपर होते हैं वो और भी तेजी से टाइट हो जाते हैं। जब दूसरी पार्टीज की आर्मी किसी सैलाब की तरह फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ रही होती है, हमारे कानों में कई स्विच की साउंड्स जाती हैं। वो सभी ह्यूज एरोज एकदम काले बादलों की तरह शूट हो गए थे। जब वो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की आर्मी पे लैंड करते हैं, आर्मी में से कई चीखने की आवाजें बाहर आने लगी थी। वॉल के ऊपर खड़ी कायलिन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ये सब देख रही होती है। उसकी उन प्रिटी आंखों में कोई फ्लक्चुएशन बिल्कुल मौजूद नहीं थी। वो स्लोली अपने सर को ऊपर करके आसमान की तरफ देखती है। अभी उस स्पॉट पे करीब 100 लोग खड़े हुए होते हैं। इन 100 एक्सपर्ट्स के पीछे कई 2 वांग और 2 हुआंग होते हैं जिनकी दुई की विंग्स को हम लगातार फ्लैप होते हुए देख सकते हैं। ये वाला यूनिट सबसे फ्राइटनिंग होता है। शीटियन अपने नीचे की आर्मी को देखता है जो फोर्ट्रेस से 1000 मीटर की दूरी पर रुक गई है। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी पेन दिखाई नहीं देता। नीचे जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन सभी की स्टैंड 2 वांग से नीचे ही है, जिसकी वजह से इन सभी को कैनन फॉडर की तरह यूज किया जा रहा है। सच में जो लोग यान अलायंस को एकदम हिला के रख सकते हैं वो सभी आसमान में खड़े हुए हैं। शीटियन कहता है अटैक करो, हमें इस एनर्जी बैरियर को तोड़ना होगा। जैसे शीटियन अपने हाथों को वेव करता है, आसमान में मौजूद एक्सपर्ट सेमी सर्कल की फॉर्म को लेने लगते हैं। वो काफी तेजी से लाइट बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। हम वेव आफ्टर वेव पावरफुल दुखी अटैक्स को लॉन्च होते हुए देखते हैं और इन सभी एनर्जी अटैक्स का टारगेट होता है दुखी बैरियर। बैंग 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 के साउंड के साथ ये सभी दुखी प्लस एनर्जी बैरियर में जाके टकरा जाते हैं। इन सभी के एक्सप्लोजन की वजह से बैरियर काफी ट्रेमल होने लगा था। जैसे ही प्रोफाउंड लाइन से अटैक को करना शुरू करता है, कायलिन एक के बाद एक ऑर्डर्स को इशू करना शुरू कर देती है। वो कहती है आर्चर्स टारगेट को चेंज किया जाए और जो भी 2 वांग या फिर उससे ऊपर क्लास के एक्सपर्ट्स हैं वो सभी रिटेलिएट करके एनर्जी बैरियर को स्टेबलाइज करो। इतने सालों से लगातार बैटल्स को फाइट करने की वजह से वो इन चीजों से काफी फेमिलियर हो चुकी होती है। कायलिन के मुंह से शब्द बाहर आते ही है तभी आसमान में जा रहे वो एरोस एकदम शिफ्ट हो जाते हैं। इन बड़े बड़े एरोस ने पूरे आसमान को कवर कर लिया था। वो अपने साथ एक विस्लिंग साउंड्स को ले जाते हुए रूथलेस तरीके से प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स को पेनिट्रेट कर देते हैं। भले ही दूसरी पार्टी के एक्सपर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इन सभी ह्यूज एरोस ने बहुत ही कम समय में कई लोगों की जान ले ली थी। हम कई डेड बॉडीज को कटी पतंगों की तरह नीचे गिरते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी बैटल की वजह से दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स एकदम पागल से हो जाते हैं। कई पावरफुल दुख की फिगर्स आसमान में विजिंग साउंड के साथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बैंग बैंग साउंड के साथ डेंस अटैक लगातार एनर्जी बैरियर से टकरा रहे होते हैं। बैरियर के ऊपर की रिपल्स और भी इंटेंस हो गई थी क्योंकि यार अलायंस को बैरियर प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से हाल फिलहाल सबसे ज्यादा जाने प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की तरफ की जाती है। शीटियन आसमान में लगातार उस एनर्जी बैरियर को देखता है जिसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं। उसके चेहरे पे स्माइल आती है। वो एक अजीब से सिग्नल को करते हुए बोलता है अब ये सभी सफिशिएंटली एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट करने का रीजन ये सभी 2 वांग या फिर 2 हुआंग्स नहीं है, बल्कि वो है उनके लीड 2 जोंग्स और 2 जोन्स। जैसे शीटियन ये इशारा करता है, हम उसके पीछे के ब्लैक फॉग को फटते हुए देखते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए करीब 100 एक्सपर्ट्स रिवील होते हैं। इनमें से जो आगे के 30 लोग होते हैं उनके और कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग थे। इनके अपीयरेंस की
वजह से पूरा एरिया एकदम ट्रैम्बल होने लगा था। जब फोर्ट्रेस के ऊपर खड़ी कालिन और बाकी के लोग इन सभी को देखते हैं, फाइनली इनके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सामने जो 100 लोगों की आर्मी आ रही है वो इस बैटल की हार जीत को डिसाइड करने वाले हैं। दूसरी पार्टी के वो 100 फिगर्स आसमान में स्लोली आगे बढ़ते हैं। जब वो बड़े बड़े एरोस इनके आसपास के 100 मीटर के दायरे में आते थे, हम उन्हें तुरंत ही एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। फोर्ट्रेस से 1000 मीटर की दूरी पे आने के बाद ये 100 के करीब एक्सपर्ट्स वहीं पे रुक जाते हैं। इन सभी की कोल्ड आवाजें आसमान में गूंजती है। हम इन सभी की बॉडी से वेव आफ्टर वेव दूरी की एनर्जी को आसमान में इकट्ठा होते हुए देखते हैं। आसमान में इकट्ठी हो रही वो एनर्जी एक 10,000 फुट बड़े एनर्जी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बड़ा सा बीस्ट अपनी शेप को ले लेता है। हम उसके दोनों नोस्ट्रल से 2000 फुट बड़े सफेद धुएं को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसके बाद सभी की शॉक आंखों के सामने वो आगे जाके डायरेक्टली उस एनर्जी बैरियर से कोलाइड हो जाता है। हालांकि फोर्ट्रेस के अंदर से कई फेरोशियस अटैक इस बीस्ट की बॉडी में आके टकरा रहे होते हैं, लेकिन एंड में जाके वो इस बीस्ट को नहीं रोक पाते। वो नॉर्मल बीस्ट अपने पंजे को ऊपर उठाता है या अलायंस के लोग के शॉक चेहरों के सामने उसके भयानक से अटैक हैवी तरीके से बैरियर से टकरा जाते हैं। ऐसे सीन को देख के अलायंस के मेंबर्स के चेहरे और भी पेल हो जाते हैं। ऐसे कोलिजन की वजह से एक समय के लिए शांति फैल गई थी। जो पॉइंट ऑफ कोलिजन होता है वहाँ से गोलाकार की एनर्जी रिपल फैलनी शुरू हो जाती है। फाइनली हम सुनते एक बैंक के साउंड को। सभी की शॉक आंखों के सामने वो बैरियर एक लाउड साउंड करता है, जिसके बाद वो अचानक से एक्सप्लोड हो गया था। एनर्जी बैरियर को इस तरीके से विस्फोट होते हुए देख कायलिन अपने हाथों को क्लेंच कर लेती है। वॉल के ऊपर मौजूद सभी के कानों में एक आइसी कोल्ड आवाज एंटर करती है। वो कहती है, एवरीवन, भले ही नॉर्थ वेस्टर्न रीजन काफी बड़ा हो, लेकिन हमारे पास पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि हम सभी के पीछे हमारा एम्पायर है, जहाँ पे हमारे करीब लोग रह रहे हैं। अगर आप सभी के दिलों के अंदर भी फायर जिंदा है तो फिर अपने वेपन्स को उठा के एकदम एंड तक फाइट करो। इस कोल्ड आवाज को सुन के अलायंस के सभी वॉरियर्स की आंखें तुरंत ही लाल हो जाती हैं। इन सभी के दिलों में एक ट्रेम्बलिंग एक्साइटमेंट फैलती है। वो सभी फ्यूरियस आवाज में आसमान की तरफ दौड़ते हुए बोलते हैं, हम बिल्कुल एंड तक फाइट करेंगे। आसमान में वेरी को शेल्टर होते हुए देख शीटियन के चेहरे पे एक फेरोशियस स्माइल फ्लैश होती है। वो अपने हाथ को नीचे करते हुए बोलता है, चार्ज। शीटियन के सिरोर के साथ कई दोवांग और दोहांग जो आउटसाइड होते हैं वो चिल्लाते हुए धावा बोल देते हैं। ये आर्मी किसी स्टॉर्म की तरह लगती है। किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे इन सभी वॉरियर्स को देख के मेडुसा के हाथ में दोबारा से लॉन्ग सोर्ड अपीयर होती है। उसके शरीर से वास्ट और माइटी दुखी बाहर आई थी। जैसे काइलिन अपनी लॉन्ग सोर्ड को स्विंग करती है, दूसरी पार्टी के कई एक्सपर्ट्स के दो हिस्से हो जाते हैं। एट द सेम टाइम काइलिन के मुंह से भी एक ऐसी कोल्ड आवाज बाहर आई थी। वो भी कहती है, हमला किया जाए। जैसे ही काइलिन के मुंह से शब्द बाहर आए थे, फोर्ट्रेस के ऊपर से कई फिगर राइज होते हैं। वो प्रोफाउंड लाइन सेट के स्ट्रॉन्ग लोगों से वॉलेंट तरीके से कोलाइड हो गए थे। फाइनली आसमान में बिग बैटल इरप्ट हो जाती है। काइलिन की नजरें जाती हैं साइड में खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ। वो कहती है, शाओशियन, मैं शाओ को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, उसे तुम्हें गार्ड करना होगा। फिर बैटल की सिचुएशन को समझने के बाद काइलिन ने ऑर्डर्स को इश्यू करना शुरू कर दिया था। हम लिटिल फेरी डॉक्टर को नॉट करते हुए देखते हैं। वहीं पे भले हमारी लिटिल शाओ काफी छोटी हो, लेकिन एटमॉस्फेयर को चेंज होती हो तुरंत ही सेंस कर लेती है। हम उसे काइलिन के पैर को हक करते हुए देखते हैं। वो अपने छोटे सर को ऊपर उठाती है। उसकी काली आंसुओं से भरी आंखें अपनी मदर को देखती हैं। हम काइलिन को लिटिल शाओ के सर को थपथपाते हुए देखते हैं। उसके इंचेंटिंग चेहरे पे एक डोटिंग स्माइल अपीयर हुई थी। वो कहती है, मेरी बात सुनो, तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। कुछ समय बाद मम्मी तुम्हें वापस लेने आएगी। ये कहने के बाद वो लिटिल शाओ को शाओशियन के हाथ में दे देती है। बस एक पल के लिए उसकी आंखों में एक सैड एक्सप्रेशन फ्लैश होता है, जिसके बाद अपने हाथों को क्लेंच करती हुई पीछे मुड़ के चली जाती है। उसके शरीर से एक मेजेस्टिक दुई की इरप्ट होती है। कई दो हुआंग और दोवांग एक्सपर्ट्स एकदम ब्लड फॉग में बदल जाते हैं। काइलिन हवा में खड़ी हो चुकी थी। उसकी ऐसी कोल्ड आंखें देखती है शीटियन को, जो कि उसे थोड़ी सी दूरी पे खड़ा हुआ होता है। वो डीप आवाज में बोलती है, शीटियन, क्या तुम्हारी इस क्वीन से फाइट करने की हिम्मत है? इस ऑफर को सुनकर शीटियन हंसने लगता है। वो कहता है, हाँ, मैं ब्यूटी के ऐसे इन्विटेशन को रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। उसके हाथ में गोल्डन ब्लेड डांस करता है। कई आफ्टर इमेजेस अपीयर होती हैं। कुछ ही फ्लैशेस के बाद वो काइलिन के सामने अपीयर हो गया था। उसकी दोनों फायरी हॉट आंखें सामने खड़ी आइजी कोल्ड ब्यूटी को स्टडी करती हैं। काइलिन के फिगर को वो टाइट रेड आर्मर जैसे करके संभाल पा रहा था। शीटियन की आंखों में लस्ट राइज करने लगती है। वो मन ही मन में बोलता है, ऐसा एन्चेंटिंग क्रीचर बहुत ही रेयर मिलता है। आखिर इसे मैं उस लड़की जियान के हाथों में कैसे जाने दे सकता हूँ? एक बार मैं इसे स्नैच कर लेता हूँ, ये ब्यूटी मुझे बिलोंग करेगी। शीटियन को बैटल को एक्सेप्ट करते हुए देख काइलिन फालतू की बकवास नहीं करती। बिना होल्ड बैक करे दुखी इरप्ट होती है। वो अपनी लॉन्ग सोर्ड को आगे की तरफ करके मूव करना शुरू कर देती है। काइलिन लाइटिंग स्पीड से शीटियन के साइड में अपीयर हुई थी। उसकी वो पैरी तलवार किसी तूफान की तरह शीटियन के कई फेटल स्पॉट्स को टारगेट करती है। भले काइलिन को फेस करते हुए शीटियन का एक्सप्रेशन काफी काम लग रहा हो, लेकिन अंदर से वो एकदम अलर्ट मोड में था। काइलिन की स्ट्रेंथ उससे बिल्कुल वीक नहीं है और रियान अलायंस के इतने सारे बैटल्स को फाइट करने की वजह से मेडुसा का बैटल एक्सपीरियंस उससे बेटर ही होगा। इस वजह से वो दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। उसका गोल्डन ब्लेड डांस करता है। सामने से आ रहे कई शार्प अटैक्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब आसमान में शीटियन और काइलिन के बीच में इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है, मिस्टीरियस स्काई फोर्ट्रेस का 1000 मीटर रेडियस का एरिया पूरी तरीके से क्योटिक फाइट से भर गया था। रियान अलायंस के सभी एक्सपर्ट्स आगे आ चुके होते हैं। इन सभी के वेपन्स डांस करते हैं। फायरी हॉट बैटल शुरू हो गई थी। दोनों पार्टीज के बीच में हो रही इस इंटेंस बैटल के दौरान जो भी एक्सपर्ट्स एक्सीडेंटली गलतियां कर देते थे, अगली पल उनकी जान जानी बिल्कुल पक्की हो जाती
थी। इवन कई दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी खुद को नहीं बचा पाते। अगर उनका लक खराब होता है तो कई लोगों ने घेर के उनके ऊपर हमले करना शुरू कर देते थे, जिस वजह से वो जैसे तैसे करके इंजरीज के साथ वापस लौट पाते हैं। ऑफ कोर्स अगर उस बंदे का लक कुछ ज्यादा ही खराब रहा तो ऑन द स्पॉट उसकी जान जानी भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योटिक बैटल ग्राउंड से थोड़ी सी दूरी पे 9th तियानजिन हवा में सस्पेंडेड होता है। उसकी इंडिफरेंट आंखें नीचे की बैटल को देख रही होती है। उसके चेहरे पे इस समय एक कोल्ड स्माइल मौजूद थी। जितनी ज्यादा डेड बॉडीज होंगी उसका सोल्स का कलेक्शन उतना ही बढ़ेगा। जैसे बैटल ग्राउंड में एक्सपर्ट्स की जान जाती है, एक अजीब सी फोर्स इनकी सोल बॉडीज को नीचे खींच लेती थी। इवन सबसे वीक सोल्स भी नहीं बच पाती। 9th तियानजिन हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल तुम सभी फाइट करो, जितनी ज्यादा डेथ्स होंगी उतना ही बेटर है। जितने ज्यादा डेड लोग हॉल ऑफ सोल की चीजें उतनी बेनिफिशियल होंगी। हर एक बिग बैटल के बाद वो हजारों लाखों सोल्स को कैप्चर कर पाते हैं। इस तरीके की सोल हंटिंग स्पीड पहले से कई गुना फास्टर है। वॉल के ऊपर लिटिल फेट डॉक्टर जिसके हाथों में शाओशाओ होती है, उसका चेहरा कोल्ड और इंडिफरेंट होता है। हम उसके हाथ से एक पॉइजन दुई की पिलर को शूट होते हुए देखते हैं। ये सीधा जाके प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के एक एल्डर से टकराता है जो कि एक्सप्लोसिव तरीके से आगे बढ़ रहा था। तुरंत ही हम उस बॉडी को काला खून फेंकते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो नीचे ड्रॉप हो जाता है। ऐसा करने के बाद वो शाओशाओ को अपने गले से हक कर लेती है। ऐसा करने के बाद ही उसकी नजरें चारों तरफ देखने लगी थी। सिचुएशन को देख के उसका दिल बैठ गया था। भले ही जगह की तौर पे एयरलाइंस के पास एडवांटेज हो, लेकिन प्रोफाउंड जोन सेक्ट के एक्सपर्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेटर है। हालांकि वो दूसरी पार्टी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर पा रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक लास्ट नहीं करने वाला। इस समय कई जगहों को प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने कंट्रोल कर लिया था। ये सभी एक्सपर्ट सिटी वॉल पे जाके बहुत डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करते हैं। अगर कोई एयरलाइंस के एक्सपर्ट्स इन्हें नहीं रोकते तो फिर एयरलाइंस को कई मौतों का सामना करना पड़ता। जब शाओशाओ चिंता में होती है तभी उसके साइड से एक सॉफ्ट आवाज उसके कानों में एंटर करती है। पीछे मुड़ने पर उसे चिंगलिन दिखाई दी थी। इस समय चिंगलिन ने उन सभी एक्सपर्ट्स को सम्मन कर लिया था जो कि इस समय उसके पास अवेलेबल है। चिंगलिन बोलती है, बिग सिस्टर शाओशियान, आपको शाओशाओ को लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए। ये जगह लंबे समय तक नहीं इंड्योर कर पाएगी। चिंगलिन की मिस्टीरियस स्ट्रेंथ की वजह से वो वॉल के इस पार्ट पे खड़ी होती है। वॉल काफी सेफ थी, लेकिन चिंगलिन की मुंह से आवाज बाहर आई थी तभी कई गोस्ट जैसे फिगर्स अपीयर होते हैं। वो सामने आके सस्पेंड होकर तेजी से हंसने लगे थे। एक बुड्ढा बोलता, ही क्या तुम यहाँ से भागने ही सोच रहे हो? आखिर इतना आसान कैसे हो सकता है? इन फिगर्स को देख के लिटिल फेट डॉक्टर की आईब्रोज नेट हो जाती है। वो कहती है, एलिट दोजन्स, फाइनली प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने इंट्रो एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन बुड्ढों को देख के चिंगलिन का एक्सप्रेशन भी कोल्ड हो जाता है। वो कहती, हम तुम सभी दोजन जिनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार से नीचे है, तुम सभी की मेरे सामने इस तरीके से वेव करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी बॉडी मूव होती है, वो आगे की तरफ शूट हो गई थी। जो भी एक्सपर्ट्स उसके द्वारा कंट्रोल करे जा रहे होते हैं, हम उन्हें चिंगलिन के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पलक झपकते जो भी दोजन एक्सपर्ट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे उन्हें चिंगलिन के गार्ड्स ने घेर लिया था। जब चिंगलिन इन सभी एक्सपर्ट्स को रोक रही होती है तभी टियानो जुंजी का फिगर लिटिल फेट डॉक्टर के साइड में अपीयर होता है। उनकी आंखें देख रही होती है काफी दूरी पे। साथ ही में टियानो जुंजी डीप आवाज में कहते हैं, लिटिल फेट डॉक्टर यहाँ से जल्दी से जाओ। प्रोफाउंड लाइन सेक्टर जो एलीट दोजन का ग्रुप होता है, अब उन सभी ने ऑलरेडी बैटल को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। इन सभी की पावर्स के सामने बेसिक लेवल के डिफेंसेस बिल्कुल यूजलेस है। ये कहने के बाद टियानो जुंजी लिटिल फेट डॉक्टर का वेट नहीं करते। जैसे वो एक इशारा करते हैं, हम सिटी वॉल से नीचे कई फिगर्स को आते हुए देखते हैं। वो उनकी साइड में अपीयर हो गए थे। ये सभी एयरलाइंस के एलीट दोजन्स होते हैं। हालांकि इनके नंबर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट से कंपेयर नहीं करे जा सकते, लेकिन इन सभी का फाइट करना जरूरी है। टियानो जुंजी डीप आवाज में कहते हैं, चार्ज। उनके पैर जमीन में प्रेस होते हैं, उनकी बॉडी आगे शूट हो गई थी। ये एयरलाइंस के एलीट दोजन्स उनके पीछे पीछे जाते हैं। ऐसे सीन को देख के लिटिल फेट डॉक्टर की आंखें डिम हो जाती है। वो हमारी छोटी शाओशाओ को हक करके तेजी से पुल बैक करने लगती है, लेकिन वो बस थोड़ी सी दूरी पे ही जा पाई थी तभी एक डार्क ब्लैक फॉग तेजी से उसकी तरफ आता है। इस काले धुएं में से एक शेडी सा दिखने वाला बुड्ढा बाहर आया था। वो एकदम सिनिस्टर तरीके से हंस के बोलता है, ये छोटी सी लड़की एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। ये मेरे लिए पहली बार है जब इतने कम एज के ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो किसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पोजेस करता हो। वो अपने हाथ को वेव करता है। कई डार्क ब्लैक चेन्स रूटलेस तरीके से शाओशाओ की तरफ शूट हो गई थी। इस बुड्ढे को एक बच्चे के ऊपर हमला करते हुए देख लिटिल फेट डॉक्टर तुरंत ही फ्यूरियस हो जाती है। जैसे उसका हाथ आगे बढ़ता है, एक लीथल पॉइजन दुई की वाला शूट हुआ था। ये उस ब्लैक चेन को साइड में कर देता है, लेकिन शाओशियन इस बुड्ढे का पीछा करने की वजह तेजी से पीछे जाने लगती है। लेकिन लिटिल फेट डॉक्टर ने जस्ट विड्रॉ किया ही था तभी एक और ब्लैक फिगर अराइव होता है। उसके हाथ में शार्प विंड एनर्जी इकट्ठी होती है। इसी तरह रूथलेस तरीके से शाओशियन की बॉडी में स्मैश कर दी गई थी। जब ये ब्लैक फिगर अटैक कर रहा होता है, वो शेडी सा दिखने वाला बंदा फिर से सामने आ गया था। वो दोनों लिटिल फेट डॉक्टर को बीच में घेर के अपने अपने हैवी अटैक्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों एलीट 6 स्टार दोजन उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं, शाओशियन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। वो आंखों के किनारे से शाओली को देखती है जो कि थोड़ी सी दूरी पे था। वो कहती है, शाओली इसे कैच करो। ये कहने के बाद अपने हाथ को वेव करती है। एक जेंटल हवा शाओशाओ को उसके पास पहुंचा देती है। ऐसा करते करते लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी से एक एक्सट्रीमली लीथल पॉइजन दुई की चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। इसने दोनों एक्सपर्ट्स के अटैक को रिसीव कर लिया था। थोड़ी दूरी पर खड़ा शाओली लिटिल फेट डॉक्टर को इस तरीके से परेशानी में फंसते हुए देखता है। शाओशाओ को अपनी तरफ आते हुए देख वो तुरंत ही मूव हो गया था। वो पलक झपकते ही शाओशाओ के पास में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे उसके हाथ शाओशाओ को पकड़ने वाले थे तभी उससे पहले एक ब्लैक
फिगर सामने आया था। लाइटिंग स्पीड के साथ एक शार्प अटैक शाओली के सीने से टकराता है। पावरफुल फोर्स की वजह से शाओली के मुंह से तुरंत ही खून बाहर आता है। हम उसे तुरंत ही पीछे जाते हुए देखते हैं। जब स्नीक अटैक को लॉन्च करने के बाद ये फिगर शाओ शाओ को पकड़ने के लिए आगे जाता है। शाओली की आंखें तुरंत ही ब्लड रेड हो जाती हैं। शाओली को इस तरीके से देख के वो पतला सा बुड्ढा काफी अजीब तरीके से हंसता है, जिसके बाद पीछे मुड़ के उसके हाथ जाते हैं शाओ शाओ की तरफ, जो कि अभी हवा में थी। कायलिन जो कि आसमान में शीटियान से फाइट कर रही होती है, इस सीन को देख के उसका चेहरा तुरंत ही पील हो जाता है। सभी की शौक डाकों के सामने उसके नी ओल्ड मैन शाओ शाओ को ग्रैब कर लेता है। वो कायलिन के फिरोशियस चेहरे को देख के बोलता है, मेड्यूसा जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना मेरे विशेष एक्शंस को बिल्कुल ब्लेम मत करना। लेकिन बात कुछ जैसी होती है कि इस बुड्ढे के मुंह से शब्द जस्ट बाहर ही आते हैं। अचानक से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके शरीर में चिली फीलिंग जस्ट फैली रही होती है। तभी बिना किसी वार्निंग के उसके गले को पकड़े हुए एक आइसी कोल्ड हाथ मेटेरियलाइज होता है, जिसके बाद किसी मेटल के प्लास की तरह वो हाथ इंस्टेंटली क्लेंच हो जाता है। जैसे उस बुड्ढे की गर्दन टूटती है, हम हड्डियों के चकनाचूर होने की आवाजें सुन सकते हैं। ये बुड्ढा जस्ट मरने से पहले उस बंदे को देखता है जिसने उसकी जान ली है। उसे एक अनजान सा चेहरा दिखाई दिया था जिसने काली रोब्स को पहन के रखा है। इस समय इस लड़के के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं होता। वो ब्लैक रोडमैन जो कि अचानक से अपीयर हुआ है, वो किसी कचड़े की तरह उस बुड्ढे की कॉर्प्स को दूर फेंक देता है। ऐसा करने के बाद वो अपनी बाहों को आगे बढ़ा के उस छोटी सी लड़की को हक कर लेता है, जो कि अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उस चेहरे को लगातार देखे जा रही थी। फाइनली उसके चेहरे पे एक जेंटल स्माइल आती है। वो अपने सर को घुमा के देखता है उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ पे कायलिन की बैटल हो रही है। इस समय कायलिन की बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ हो गई थी। एक हल्की स्माइल के साथ जियान की जेंटल आवाज कायलिन के कानों में एंटर करती है। वो कहती है, मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। जब ये फिगर अचानक से वॉल पे अपीयर होता है, इसे देखने वाले लोग एक मोमेंट के लिए स्टन्ड हो जाते हैं। तुरंत जियान अलायंस की टोली के चेहरों पे एकदम खुशी फैल गई थी। कोई कहता जियान तो कोई कहता थर्ड ब्रदर। वहीं पे जावा एम्पायर वाले पुराने लोग बोलते हैं अलायंस चीफ। भले ही इतने सालों के बाद ये लड़का काफी मैच्योर हो चुका है, लेकिन जो लोग जियान से पहले फेमिलियर थे वो इसे एक ही इंस्टेंट के अंदर पहचान लेते हैं। इन सभी की अलग अलग आवाजों को सुन के जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता हम जियान को अपने आईब्रोज को रेज करते हुए देखते हैं। किसी घोस्ट की तरह उसके पीछे एक फिगर अपीयर हुआ था। एक शार्प आर्म अटैक रूथलेस तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है। अचानक से वो स्नीक अटैक की वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो जियान को वार्न करते हुए बोलते हैं केयरफुल रहो, लेकिन सभी के मुंह से शब्द बाहर आई थे। एक बैंग वाला मफल्ड साउंड अपीयर होता है। सभी लोग इस सीन को देख के स्टन्ड हो जाते हैं कि प्रोफाउंड लाइन सेक्टर वो एक्सपर्ट जो कि 2000 क्लास का था, वो बिना किसी रीजन के पीछे उड़ के जा रहा है। वो आदमी लगातार अपने मुंह से खून फेंक रहा था। उसकी आंखों में शौक भरा होता है। जियान ने अटैक कब किया वो इसे देख भी नहीं पाया। इस बंदे को कटी पतंग बनाने के बाद जियान बिल्कुल पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। वो अपने सर को ऊपर उठा के चारों तरफ देखने लगता है। उसकी नजरें होती है उन जगहों पे जहाँ पे एयरलाइंस की हालत थोड़ी खराब हो रही है। फाइनली जियान अपने हाथ को वेव करके बोलता है ठीक है, अटैक करना शुरू करो। जियान के इस जेस्चर को देख के तुरंत ही एक भयानक सी एनर्जी वेव इरप्ट होती है। एक के बाद एक रशिंग विंड साउंड सुनाई देती है। सभी लोग इस सीन को देख के स्टन्ड हो जाते हैं कि आसमान में एक के बाद एक पावरफुल फिगर अपीयर हो रहे हैं। वो सभी कुछ ही फ्लैशेस के साथ फोर्ट्रेस की वॉल के पास आ जाते हैं। अचानक से अपीयर हुए एक्सपर्ट्स को देख के प्रोफाउंड लाइन सेक्टर के साथ साथ एयरलाइंस के लोग भी ठंडी सांस भरते हैं। वो सभी इनके फाइटिंग और को सेंस कर पा रहे थे, जो कि डेफिनेटली 2000 क्लास में पहुंच चुके हैं। शाओडिंग, हाइबोदोंग और बाकी लोग भी आसमान में खड़े इन फिगर्स को स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। सामने करीब 30 लोग मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अलायंस की साइड में ये 30,000 वाली फाइटिंग लाइनअप ऐड हो चुकी है। ऐसी भयानक सी लाइनअप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के किसी फैक्शन को डोमिनेट कर सकती है। अभी सभी की आंखें होती हैं उस ब्लैक रोड यंगमैन पे जो कि शाओ शाओ को हक कर रहा होता है। इन सभी के दिल में शौक भर चुका था। वो कहते हैं इंसान हमें इससे मिले बस कुछ ही साल हुए हैं, आखिर इसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंच चुकी है। लेकिन इन सभी फैक्ट्स को रियलाइज करने के बाद इन सभी के दिलों में रिलीफ फैलती है। हालांकि वो अभी भी जानते थे कि प्रोफाउंड लाइन सेक्टर की लाइनअप काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है, लेकिन जैसे जियान बैटलफील्ड में अपीयर होता है यान अलायंस की साइड सेफ फील करने लगती है। हम देखते हैं उस लाल चेहरे वाले ओल्ड मैन को जो कि तीनों होवर्स में सबसे बड़ा होता है। वो कहते हैं हाँ चलो अटैक किया जाए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि नॉर्थ वेस्टर्न के दोस्तों कितने पावरफुल होते हैं। वो अपने पैरों को हवा में प्रेस करके प्रोफाउंड लाइन सेक्टर की तरफ टूट पड़ता है। बाकी पीछे लोग भी हंस के आगे शूट हो गए थे। इनकी भयानक सी दुखी चारों तरफ फैलती है। सिचुएशन को चेंज होती हुई देख जियान के चेहरे पे हल्की स्माइल आती है। फाइनली फोकस करता है उस लड़की पे जो कि अभी उसकी बाहों में है। वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से लगातार जियान को देखे जा रही थी। जियान कहता है तुम्हारा नाम क्या है। वो छोटी सी लड़की जियान को देखती है। वो कहती है शाओ शाओ। हालांकि उसने इससे पहले जियान को कभी नहीं देखा था, लेकिन खून के रिश्ते होने की एक स्पेशल फीलिंग जो कि सीधा ब्लड लाइन से ओरिजिनेट होती है, उसकी वजह से शाओ शाओ जियान से बिल्कुल नहीं डरती। वो बिना हेजिटेट कर रिप्लाई करती है। इस छोटी सी क्यूट सी लड़की को देख के जियान के दिल में एक अनयूजुअल सी फीलिंग आई थी। वो स्माइल के साथ उसके गालों को पिंच करते हुए बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। छोटी शाओ शाओ जियान को काफी ध्यान से देखती है। काफी समय के बाद वो एकदम धीमी आवाज में कहती है कि आप फादर हो। जैसे ही सॉफ्ट आवाज जियान के कानों में एंटर करती है उसका दिल एकदम दहल जाता है। किसी सैलाब की तरह उसकी बॉडी में फीलिंग्स फैलती हैं। फाइनली जियान के चेहरे पे एक बहुत ही ब्राइट स्माइल आई थी। जियान कहता है गुड गर्ल। जब जियान छोटी शाओ शाओ को हक कर रहा होता है तभी पीछे से खुशी से भरी आवाज आती है। जियान पीछे मुड़ के देखता है अपने सबसे बड़े भाई को जो कि व्हील चेयर के पहिए को
घुमा घुमा के उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। शाओडिंग कहता है लड़के क्या तेरा फाइनली वापस लौटने का मन हो गया? तुरंत ही जियान का दिल एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर आप दोनों कैसे हो? शाओली का चेहरा जो कि ओरिजिनली डार्क और कोल्ड होता है इस समय वो खुशी से भर चुका था। वो किसी बुलडोजर की तरह आगे आके जियान को हक कर लेता है, जिसके बाद हम शाओली को खतरनाक तरीके से जियान के कंधे को थपथपाते हुए देखते हैं। शाओली जियान को देख के बोलता है क्या तुम ठीक हो? इस समय शाओली जैसा इंसान भी एकदम एक्साइटेड हो गया था। वो तेजी से हंसने लगता है। ये सुन के जियान नॉड कर देता है। पिछले कुछ सालों में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन इन तीनों भाइयों के बीच की रिलेशनशिप ही है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। शाओडिंग देखता है जियान को जो कि इस समय एकदम स्पीचलेस था। वो कहता है ठीक है तुम सही टाइम पे आए, अब भी चीजें हाथ से बाहर नहीं गई हैं। जब जियान नॉड कर रहा होता है तब तक और कई फिगर्स उसके पास आ जाते हैं। जियान के कान में एक फैमिली सी आवाज आती है। वो कहते हैं हाँ अलायंस चीफ तुमने अपने लीडर होने का रोल अच्छे से निभाया है। जियान तुरंत ही स्टार्टर्ड हो जाता है। अपने सर को घुमा के वो देखता है कई फैमिलियर फिगर्स को। ये होते आइस एम्पर हाइबोडोंग, फामा और पिलकिंग गोहे। जब जियान इन बुड्ढों को ग्रीट कर रहा होता है एक लाल रंग की फिगर नीचे आती है। वो तुरंत ही छोटी शाओशाओ को अपने गले लगा लेती है, जिसके बाद उसकी आंखें शाओशाओ की बॉडी को इस तरीके से देखती हैं जैसे कहीं उसे खरोश ना आ गई हो। जियान अपने सामने अपीयर हुई इस वुमन को ध्यान से स्टडी करता है। भले इसने अभी आर्मर को पहन के रखा हो, लेकिन इसकी वजह से उसके अलोरिंग कर्व्स बिल्कुल नहीं छिप रही। फाइनली जियान का चेहरा भी काफी जेंटल हो जाता है। वो सॉफ्ट आवाज में बोलता है कायलिन। जियान की आवाज को सुन के कायलिन की बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है। वो अपने सर को ऊपर उठा के इस ब्लैक रोड यंग मैन को काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखती है। वो तुरंत ही शाओशाओ के बालों को सहलाते हुए बोलती है मुझे लग रहा था तुम वापस नहीं लौटोगे। कायलिन की आवाज में गुस्सा क्लियरली सेंस किया जा सकता था। पिछले कुछ सालों से कायलिन जो कि खुद एक वुमन है वो सिर्फ एक बच्चे का ध्यान नहीं रख रही थी, बल्कि उसे एनालाइंस को भी संभालना पड़ा। इन सभी मामलों की वजह से कायलिन के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ रहा है और ये सारा का सारा बर्डन इस बंदे ने छोड़ा है। शाओली जियान के कंधे को पैट करता है। वो कायलिन को देख के ग्लो आवाज में बोलता है थर्ड ब्रदर पिछले कई सालों से हमारी सिस्टर इन लॉ बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करती आ रही है। अब तुम्हें इस मैटर को रिजोल्व करना ही होगा, वरना मैं और बिग ब्रदर तुम्हें सबसे पहले पोज कर रहे होंगे। ये सुन के हाइबोडोंग और बाकी लोग भी नोट करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, इतने समय से जो हम इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उसका पूरा श्रेय कायलिन को जाता है। जियान एकदम शांत रहता है। वो देखता है कायलिन के हल्के से गुस्से भरे चेहरे को। वो अंदर से एक दर्द को फील करता है। जियान 2 कदम आगे बढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड करता है। फाइनली वो कायलिन को हक कर लेता है। भले वो स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन जियान इसकी परवाह नहीं करता। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है आई एम सॉरी, पिछला समय तुम्हारे ऊपर हार्ड रहा है। जियान की ऐसी सॉफ्ट आवाज को सुन के कायलिन जो कि कितना भी कोल्ड बिहेव करती हो उसकी आंखें भी हल्की सी मॉइस्ट हो जाती हैं। रिगार्डलेस वो पब्लिकली चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बिहेव करती हो, लेकिन एट द एंड वो भी एक औरत है और तो वो एक ऐसी वुमन है जिसे अपना रास्ता मिल चुका है। जब ये बंदा कायलिन से इतने समय तक दूर रहेगा तो फिर कायलिन का गुस्सा होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जियान के सॉफ्ट शब्दों की वजह से कायलिन का जो भी गुस्सा होता है वो एकदम स्मोक में मिल जाता है। भले अंदर से उसका गुस्सा खत्म हो चुका हो, फिर भी हम कायलिन को अपनी दाती मीचते हुए देखते हैं। वो कहती है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इस तरीके से जाने दूंगी। अपने आप को जियान के हाथों से छुड़ाने के बाद उसका वो जेंटिंग चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था। पूरी जियान अलायंस की आंखों में क्वीन मेडुसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है। इस वजह से पब्लिकली वो अपनी इमोशन साइड को किसी को शो नहीं करना चाहती थी। जियान स्माइल करके बोलते हैं अब तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। फाइनली वो छोटी शाओशाओ के गालों को पिंच करता है। जियान कहता है बच्ची तुम जाओ अपनी मदर को फॉलो करो। ये सुन के छोटी शाओशाओ नॉड करती है। वो सॉफ्ट आवाज में कहती है ठीक है फादर आप अपना बेस्ट देना। कायलिन एक चिंता से भरी आवाज में बोलती है तुम्हें केयरफुल रहना होगा। दूसरी साइड में दूसरे एक्सपर्ट्स की बिल्कुल कमी नहीं है। जियान स्माइल के साथ अपने पैरों को हवा में आगे बढ़ाता है। वो धीरे धीरे करके फोर्ट्रेस से दूर जाने लगा था। वहीं पे जियान की नजरें होती है उस गोल्डन बालों वाले बंदे पे। अभी वो बंदा भी जियान को काफी ग्लूमी तरीके से देख रहा होता है। शीटियन जो कि जियान को इंटेंस तरीके से देख रहा होता है वो कहता है तो तुम जियान हो, ये अलायंस के अलायंस चीफ। जब इससे पहले उसने जियान को कायलिन को हक करते हुए देखा था उसका पेट एकदम जेलसी से भर जाता है। हालांकि उसने अभी भी मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे कब्जा नहीं किया है, लेकिन वो कायलिन को अपना समझ चुका था। आखिर वो ऐसे सीन को बर्दाश्त कैसे कर सकता था। लेकिन शीटियन को इस तरीके से बात करते हुए देख जियान ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। इस सीन को देख के शीटियन तुरंत ही फ्यूरियस हो जाता है। जियान को खुद को इग्नोर करते हुए देख शीटियन को बड़ा सा ब्लेड नीचे हैक हो जाता है। हम 1000 फुट बड़े ग्लो को जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जब वॉल पे खड़ी कायलिन देखती है कि जियान शीटियन को इग्नोर कर रहा है वो तुरंत ही उसे चेतावनी देती है। कायलिन कहती है तुम केयरफुल रहो, ये प्रोफाउंड लाइन सैक का चीफ है, इसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोजन की है। सभी के वार्न करने के बाद भी वो बड़ा सा गोल्डन ग्लो जियान की बॉडी से आके टकरा जाता है। लेकिन भले अटैक चाहे कितना भी हैवी हो जियान का पैर टच से मस नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सीन को देख के स्टंट होने वाला बस शीटियन नहीं था, इवन कायलिन की टोली के मुंह एकदम खुले रह जाते हैं। शीटियन के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि एक 7 स्टार डोजन लेवल का एक्सपर्ट भी उसे हेड ऑन फाइट नहीं करना चाहता। तभी जियान की शार्प आंखें देखती हैं शीटियन को, उसका हाथ स्लो तरीके से शीटियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। लाइटिंग स्पीड के साथ हॉट एनर्जी हवा को चीरते हुए इकट्ठी होने लगती है। पलक झपकते ही बहुत ही बड़ा फायरी हैंड रेडी हो जाता है, जिसके बाद शीटियन की बॉडी में स्लैम हो गया था। जैसे जैसे पाम नीचे आ रहा था शीटियन ने जो दुखी के डिफेंसेस को खड़ा किया होता है वो किसी पतले से पेपर जैसे बिहेव करते हैं। एक ही इंस्टेंट के अंदर उनके पर कच्चे उड़ गए थे, जिसके बाद फाइटिंग एनर्जी शीटियन की बॉडी में एंटर करती है। सभी के कानों में क्लियर ग्रक का साउंड
गया था। खून फेंकते हुए शीटियन के कपड़े जल के राख हो जाते हैं। उसका शरीर किसी फायरवॉल में ट्रांसफॉर्म होकर पीछे शूट हो गया था। फाइनली वो ग्राउंड में जाके टकराता है। जो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और एयरलाइंस के लोग इस सीन को देखते हैं। इन सभी ने ठंडी सांसें भरी थी। ये प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का सेक्ट चीफ जियान के एक हल्के से अटैक को रिसीव नहीं कर पाया। रैंडमली शीटियन का काम तमाम करने के बाद जियान अपने सर को ऊपर उठाता है। उसकी आंखें लॉक हो चुकी होती हैं ब्लैक फॉग के ऊपर। साथ ही में जियान की ऐसी कोल्ड आवाज आसमान में गूंजती है। वो कहता है 9th एंजिन अपने आप को शो करो। क्या इससे पहले 9th एंजिन जियान के सामने आ पाता, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब ये बैटल 2-3 एपिसोड तक लास्ट करने वाली है, जिस वजह से हमें आगे ग्रेजुअली बढ़ना होगा। अगले पार्ट में जियान इस 9th एंजिन को तो फेस करेगा ही, साथ ही में एंट्री मारने वाला है 4th एंजिन, जिसका नाम है शोएही। अब इस 4th एंजिन की स्ट्रेंथ कैसी होने वाली है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 9th एंजिन ऑलरेडी 8 साल ओजोन तक पहुंच चुका है। सो आई गेस 4th एंजिन की स्ट्रेंथ इस 9th एंजिन से काफी मार्जिन से आगे होनी चाहिए। आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। हाँ, लेकिन चीटिंग मत करना, आप सभी को बस गैस करने हैं। और साथ में ये भी बताई देना कि ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसी लगी है। इस वीडियो का लाइक गेम फिर से 11K का है, मुझे नहीं पता, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दो, जिससे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो सुपर सब मेंबरशिप जैसे फीचर्स का यूज करके आप इस चैनल को ग्रो करने में पर्सनली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन आपको चैनल की होम पेज पे मिल जाएगा, आप उसे डेफिनेटली चेक कर सकते हो। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया था तो उसे देखो लेफ्ट में क्लिक करके, राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड दिखाई दे जाएगा जैसे ही वो अवेलेबल होता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। अंटिल देन सायोनारा।